बनिया बनिए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। सोचिए, एक व्यक्ति नमकीन बनाता है, दूसरा मसाला बनाता है, कोई बिस्कुट बेचता है, कोई बर्गर की दुकान चलाता है, कोई घर से ड्राई फ्रूट का ब्रांड शुरू करता है। लेकिन इन सभी बिजनेस में एक चीज समान है, इन सभी को अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चाहिए। यानी अगर आप खुद नमकीन नहीं बनाते, खुद मसाला नहीं बनाते और खुद होटल भी नहीं चलाते, फिर भी आप इन सभी बिजनेस से कमाई कर सकते हैं। कैसे? उनके लिए फूड पैकेजिंग बनाकर या पैकेजिंग सप्लाई करके। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती मत करिएगा, सिर्फ ट्रेंडिंग बिजनेस सुनकर लाखों रुपए का मशीन मत खरीद लीजिए। पहले यह समझिए कि कौन सा पैकेजिंग प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कितने में खरीदेगा और आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग सही है या पहले सप्लाई बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम फूड पैकेजिंग बिजनेस की A to Z जानकारी समझेंगे। कितने पैसे से शुरुआत हो सकती है, कौन सी मशीन लग सकती है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ग्राहक कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा और नए व्यक्ति को इस बिजनेस में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप पहले ग्राहक को ढूंढ सकते हैं और उसके बाद मशीन लगाने का फैसला कर सकते हैं। सबसे पहले समझें, फूड पैकेजिंग बिजनेस आखिर है क्या। किसी फूड प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने, उसे आकर्षक दिखाने, आसानी से भेजने और बाजार में बेचने के लिए जिस पाउच, बॉक्स, कप, कंटेनर या जार का इस्तेमाल होता है उसे फूड पैकेजिंग कहा जाता है। मसाले का पाउच, नमकीन का पैकेट, ड्राई फ्रूट्स का जार, बर्गर बॉक्स, पिज्जा बॉक्स, पेपर कप और खाने का कंटेनर, ये सभी फूड पैकेजिंग के उदाहरण हैं जो हमने आपको दिए हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैकेजिंग बार बार खरीदी जाती है। दुकानदार का माल बिकेगा तो उसे दोबारा पैकेजिंग चाहिए होगी, इसलिए अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर बन गए तो बार बार ऑर्डर मिलने की संभावना भी बन सकती है। अब सवाल है, फूड पैकेजिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए या बेचे जा सकते हैं। पहला है पेपर कप और पेपर ग्लास। चाय की दुकान, कॉफी की शॉप, जूस की दुकान और कई कार्यक्रमों में इनकी जरूरत पड़ती है। दूसरा है पेपर फूड बॉक्स। बर्गर, फ्राइज, पिज्जा, बेकरी प्रोडक्ट और पार्सल फूड के लिए अलग अलग प्रकार के बॉक्स इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है डिस्पोजल फूड बाउल और फूड कंटेनर। नूडल्स, आइसक्रीम, मिठाई और कई फूड्स आइटम इनमें पैक किए जाते हैं। चौथा है फूड पैकेजिंग पाउच। मसाला, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, अनाज और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स को पाउच में बेचा जा सकता है। पांचवा है फूड ग्रेड जार कंटेनर। शहद, ड्राई फ्रूट्स, मसाला और कई दूसरे प्रोडक्ट के लिए इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन व्यक्ति को हर प्रोडक्ट में एक साथ नहीं जाना चाहिए। शुरुआत में एक प्रोडक्ट कैटेगरी चुनना ज़्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की मशीन, रॉ मटेरियल, कस्टमर और प्रोडक्शन प्रोसेस अलग हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस बिजनेस को शुरू करने में कितना पैसा लग सकता है। इसे 3 अलग अलग बजट मॉडल से समझते हैं। पहला मॉडल लगभग 50,000 तक का पैकेजिंग सप्लाई बिजनेस। इसमें आप खुद पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आप किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर सप्लायर से तैयार पैकेजिंग खरीदेंगे और उसे फूड बिजनेस को सप्लाई करेंगे। उदाहरण के लिए आप पेपर फूड बॉक्स, फूड कंटेनर, रेडीमेड पाउच, जार या पेपर कप खरीद सकते हैं। कुछ सैंपल रखिए, व्हाट्सएप बिजनेस पर कैटलॉग बनाइए या स्थानीय दुकानदारों से मिलिए और ऑर्डर मिलने पर माल सप्लाई कीजिए। इस मॉडल का फायदा यह है कि शुरुआत में बड़ी मशीन नहीं खरीदनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको सही सप्लायर, सही प्राइस और सही कस्टमर ढूंढना होगा। नए व्यक्ति के लिए यह मार्केट समझने का अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरा मॉडल है लगभग 2 लाख तक का छोटा सेटअप। इस बजट में प्रोडक्ट और मशीन के अनुसार छोटे स्तर का प्रोडक्शन सेटअप बनाने की संभावना हो सकती है। लेकिन पूरा पैसा केवल मशीन में नहीं लगाना चाहिए, आपको रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा। जगह का खर्च हो सकता है, बिजली का खर्च हो सकता है, डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट का खर्च होगा और बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगी। इसलिए बजट का एक हिस्सा मशीन, एक हिस्सा रॉ मटेरियल और एक हिस्सा एनर्जी तथा वर्किंग कैपिटल के लिए रखना जरूरी है। तीसरा मॉडल लगभग 5 लाख या उससे ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। इसमें आप ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली मशीन, बेहतर सेटअप और ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग की योजना बना सकते हैं। आपको कर्मचारी की ज़रूरत पड़ सकती है, रॉ मटेरियल का ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ सकता है, बड़ी जगह की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन बड़ा सेटअप तभी लगाइए जब मार्केट डिमांड और कस्टमर की जानकारी साफ हो। केवल यह सोचकर बड़ी मशीन मत रखिए कि मशीन लगते ही ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में पहले डिमांड जरूरी है, फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी जगह चाहिए। अगर आप केवल पैकेजिंग सप्लाई करते हैं, एक छोटी दुकान, कमरे या छोटे गोदाम से भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह मशीन के साइज और प्रोडक्शन पर निर्भर करेगी। आपको अलग अलग जगह चाहिए हो सकती है, मशीन लगाने के लिए, रॉ मटेरियल रखने के लिए, तैयार माल रखने के लिए, काम करने के लिए और माल लोडिंग तथा डिलीवरी के लिए। शुरुआत में बहुत बड़ी फैक्ट्री लेना जरूरी नहीं है, पहले काम के हिसाब से जगह लीजिए और ऑर्डर बढ़ने पर सेटअप बढ़ाइए। अब जानते हैं फूड पैकेजिंग बिजनेस में कौन कौन सी मशीन लग सकती है। पेपर कप के लिए पेपर कप मेकिंग मशीन की जरूरत हो सकती है। फूड बॉक्स के लिए प्रोडक्ट के डिजाइन के अनुसार कटिंग, पेजिंग, डाई कटिंग या बॉक्स फॉर्मिंग से जुड़ी मशीन की जरूरत पड़ सकती है। पैकेजिंग पाउच के लिए पाउच बनाने, प्रिंटिंग और अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग मशीन लग सकती है।
प्लास्टिक कंटेनर के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और अलग प्रकार की मशीन की जरूरत हो सकती है। इसलिए किसी भी मशीन सेलर की बात पर तुरंत फैसला मत कीजिए। मशीन खरीदने से पहले पूछिए मशीन 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन करती है, कितनी बिजली लेती है, कितने लोगों की जरूरत होगी, सर्विस और रिपेयर कौन करेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलेंगे या नहीं, और मशीन की कीमत के अलावा इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना होगा। मशीन खरीदने से पहले उसकी डेमो और एक्चुअल प्रोडक्शन जरूर समझिए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। पेपर पैकेजिंग के लिए, फूड यूज के लिए उपयुक्त पेपर रोल, कोटेड मटेरियल और जरूरत के अनुसार प्रिंटिंग मटेरियल इस्तेमाल हो सकते हैं। पाउच पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग फिल्म, लेमिनेशन मटेरियल, प्रिंटेड रोल या प्रोडक्ट के अनुसार दूसरे मटेरियल की जरूरत हो सकती है। जार और कंटेनर के लिए, फूड कॉन्टेक्ट्स के लिए उपयुक्त मटेरियल का ध्यान रखना जरूरी है। केवल सबसे सस्ता रॉ मटेरियल मत खरीदिए। पैकेजिंग की क्वालिटी खराब हुई तो ग्राहक दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। सप्लायर चुनते समय सैंपल मंगवाइए, क्वालिटी चेक कीजिए और फिर बल्क ऑर्डर दीजिए। अब एक जरूरी बात, इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन और जरूरी नियम क्या हो सकते हैं, यह आपके बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, लोकेशन और काम के स्केल पर निर्भर कर सकता है। आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स से जुड़ी जरूरतें या स्थानीय अनुमति, फैक्ट्री या लेबर से जुड़े नियम और पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटी से जुड़े नियम समझने पड़ सकते हैं। अगर पैकेजिंग फूड के संपर्क में आएगी तो फूड यूज के लिए उपयुक्त मटेरियल और लागू मानकों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए मशीन खरीदने और प्रोडक्ट शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र के संबंधित विभाग या योग्य सीए, कंसल्ट और अथवा प्रोफेशनल से जरूरी जानकारी जरूर ले लें। केवल किसी YouTube वीडियो की बात पर लाइसेंस या कानून का फैसला मत करिए। अब सबसे बड़ा फैसला, ग्राहक कहाँ से मिलेगा। इस बिजनेस में ग्राहक बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको सही ग्राहक तक पहुँचना होगा। आपके संभावित ग्राहक हैं मसाले बनाने वाले, नमकीन बनाने वाले, बेकरी और बिस्कुट वाले, ड्राई फ्रूट्स सेलर, फास्ट फूड शॉप, होटल एंड रेस्टोरेंट, टी और कॉफी शॉप, क्लाउड किचन और छोटे फूड मैन्युफैक्चरर्स। शुरुआत अपने शहर से कीजिए। अपने शहर के कम से कम 50 संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाइए, उनसे मिलिए और केवल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करिए। पहले उनसे सवाल पूछिए, आप कौन सी पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं, महीने में कितनी क्वांटिटी लेते हैं, कितने रेट में खरीदते हैं, माल कहाँ से आता है और आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है। हो सकता है कोई कहे माल समय पर नहीं मिलता, कोई कहे क्वालिटी ठीक नहीं है, कोई कहे कम क्वांटिटी में माल मिलता है। यही आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप समय पर डिलीवरी, अच्छी क्वालिटी और सही रेट दे पाएं तो ग्राहक आपको ऑर्डर दे सकता है और वही ग्राहक आपको दोबारा भी ऑर्डर दे सकता है। चलिए अब समझते हैं कि कस्टमर कैसे लाया जाए। एकदम आसान और प्रैक्टिकल तरीका। सबसे पहले अपने 5 से 10 पैकेजिंग प्रोडक्ट के अच्छे खासे फोटो और वीडियो बनाइए। आपका प्रोडक्ट जितना साफ और प्रोफेशनल दिखेगा उतना ही भरोसा लोगों का उस पर बनेगा। फिर व्हाट्सएप बिजनेस पर अपना कैटलॉग तैयार क्लिक कर लीजिए। उसमें हर प्रोडक्ट का साइज, क्वालिटी और प्राइस रेंज साफ साफ लिखित हो ताकि ग्राहक को समझने में कोई दिक्कत ना हो। शुरुआत में कुछ सैंपल जरूर दीजिए। साथ ही ग्राहक को यह भरोसा दिलाइए कि आप रेगुलर सप्लाई भी कर सकते हैं। पहले एक छोटा ट्रायल ऑर्डर लीजिए। अगर ग्राहक को आपका काम पसंद आ गया तो धीरे धीरे वह ग्राहक रेगुलर ऑर्डर में बदल सकता है। याद रखिए, पहले ऑर्डर में ज्यादा प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है कस्टमर का भरोसा जीतना। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस बिजनेस में प्रॉफिट आखिर कैसे बनता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रॉफिट का कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता। यह कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी, रॉ मटेरियल रेट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और ओवरऑल बिजनेस एक्सपेंसेस। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पैकेजिंग प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल, बिजली, मजदूरी, बाकी डायरेक्ट खर्च मिलाकर 5 रुपये लगते हैं और आप उसे 7 में बेचते हैं, 7 रुपये में, तो आपका प्रति प्रोडक्ट 2 रुपये का ग्रोस मार्जिन दिखता है। लेकिन ध्यान रहे, यह आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं है। इसमें से आपको किराया, सैलरी, ट्रांसपोर्ट, मशीन मेंटेनेंस और दूसरे खर्च भी निकालने होंगे। अब मान लीजिए महीने में आपकी फुल सेल 3 लाख की हुई और टोटल बिजनेस एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल सहित 2,40,000 का रहे तो लगभग 60,000 बच सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक एग्जांपल है, इसे गारंटेड इनकम बिल्कुल मत समझिए। असली प्रॉफिट आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग और सेल्स वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कई बार कम मार्जिन से नहीं बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी और रेगुलर कस्टमर से कमाई तेजी से बढ़ती है। अब जानते हैं इस बिजनेस में कौन कौन से बड़ी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, बिना ग्राहक के बड़ी मशीन खरीद लेना। मशीन लग गई लेकिन ऑर्डर नहीं मिला तो मशीन खाली खड़ी रह सकती है। दूसरी गलती, पूरा पैसा मशीन में लगा देना, बाद में रॉ मटेरियल और बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं बचता। तीसरी गलती, सिर्फ सबसे सस्ता रॉ मटेरियल खरीदना, सस्ती पैकेजिंग कई बार खराब क्वालिटी की हो सकती है। चौथी गलती, बहुत ज़्यादा स्टॉक बना लेना, अगर माल नहीं बिका तो पैसा स्टॉक में फंस सकता है। पांचवी गलती, हर ग्राहक को ज़्यादा उधार देना, इसमें सेल्स दिखेगी लेकिन पैसा समय पर वापस नहीं आएगा। छठवीं गलती, डिलीवरी कॉस्ट को नज़रअंदाज करना, कई बार कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रॉफिट कम कर सकता है। सातवीं गलती, मशीन को पूरा बिजनेस समझ लेना, मशीन सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है लेकिन कस्टमर बिजनेस चलाता है। अब सबसे जरूरी बात, नए व्यक्ति को शुरुआत कैसे करनी चाहिए। मेरा सुझाव है, पहले मार्केट को समझिए। शुरुआत में पैकेजिंग, सप्लाई या ट्रेडिंग मॉडल से काम शुरू कर सकते हैं। किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर सप्लायर से जुड़िए
कुछ सैंपल तैयार कीजिए, छोटे ऑर्डर लेकर सप्लाई शुरू कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, किस साइज़ की डिमांड है, कस्टमर कितनी क्वांटिटी लेता है और मार्केट में सही प्राइस क्या है। जब आपके पास लगातार ऑर्डर आने लगे और डिमांड साफ दिखाई देने लगे, तब अपनी मशीन लगाने पर विचार कीजिए। इससे आप अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि असली मार्केट डाटा के आधार पर निवेश करेंगे। अब इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष समझिए। फूड पैकेजिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स की जरूरत हमेशा बनी रहती है। कोई मसाला बेचेगा तो उसे पाउच चाहिए, कोई नमकीन बेचेगा तो उसे पैकेट चाहिए, कोई फास्ट फूड बेचेगा तो उसे फूड बॉक्स चाहिए, कोई ड्राई फ्रूट्स बेचेगा तो उसे जार या कंटेनर चाहिए। लेकिन याद रखिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब गारंटेड प्रॉफिट नहीं होता। सफलता के लिए आपको चाहिए सही प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, सही प्राइस, समय पर डिलीवरी और रेगुलर कस्टमर। अगर आप पहले डिमांड समझते हैं और फिर छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं, तो रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और शायद इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात यही है, आप खुद नमकीन न बनाएं, खुद मसाला न बनाएं और खुद रेस्टोरेंट भी न खोलें, फिर भी इन सभी बिजनेसेस की जरूरतें पूरी करके आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस की A to Z जानकारी वाली वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और बनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जिसका प्रोडक्ट लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके पीछे छिपा प्रॉफिट मॉडल बहुत कम लोग जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।